आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन देख रहे हैं। ये क्लास 11 का केमिस्ट्री का बहुत ही सिग्निफिकेंट लेसन है जो यूनिट 7 के अंदर आता है, और दैट इज़ द इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जो आज के हमारे ये टॉपिक नंबर 1 हो गया, इसके अंतर्गत जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट वी विल सी इट ओवर हियर कि हमारा जो डिस्कशन का मेन मोटो होगा वो मेन मोटो इसी इक्विलिब्रियम लेसन से रिलेटेड होगा। तो हम लोग इस टॉपिक 1 को देखें। यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 टॉपिक्स जो है जो इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है आपका सबसे पहला टॉपिक रहेगा रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, और थर्ड इक्विलिब्रियम इन द फिजिकल प्रोसेस। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग इसको देखते हैं तो जैसे रिवर्सिबल रिएक्शंस में देखें तो जैसे रिवर्सिबल रिएक्शंस में देखें, रिवर्सिबल का जो बेसिक मीनिंग्स होता है ये होता है रिवर्स होना, मतलब उल्टा होना। यानी कि जब कोई रिएक्शन टेक प्लेस होता है तो उसमें एक रिएक्टेंट होता है और दूसरा प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करता है तो धीरे धीरे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट्स होता है और रिएक्टेंट की मात्रा कमती जाती है और प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ती जाती है। और उसी प्रकार से जब वो प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो एक तरह से एक्शन जो पहले आगे का था वो अब रिवर्स एक्शन हो जाता है। तो इसलिए इस कंडीशन में इसे हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर बनता है, रिएक्टेंट रिएक्ट करके जब प्रोडक्ट बनता है तो उसे हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शंस कहते हैं। A reaction which proceed in both forward and reverse direction at the same time is called reversible reaction. In reversible reaction, reactants are reacting to produce products, products are reacting to produce reactant. हम लोग आगे के एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि किस तरह से ये फैक्ट होता है। In reversible reaction, a state is reached at which forward and reverse direction of reaction occur at the same rate, and this state is called state of equilibrium. देखिए यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि मान लीजिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जितनी स्पीड में बन रहा है उतनी ही स्पीड में प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट की ओर मूव कर जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लिया जाता है। दोनों में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने का स्पीड और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के बनने का स्पीड। तो अब हम लोग कहते हैं कि भाई ये जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है। किसमें है ये रिएक्शन जो है आपका इक्विलिब्रियम में है। तो ये एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो अटेंड इन फिजिकल प्रोसेस। यहाँ ध्यान देंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन एंड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग एरो, डबल एरो का मार्क हम लोग देते हैं अगर रिएक्शंस रिवर्सिबल है तो, बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक सिस्टम है, जैसे H2O है, H2O लिक्विड है, ये वाटर मान लीजिए इसको वाटर है, ये आपका लिक्विड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि H2O जो है H2O वेपर में बदला और फिर ये वेपर फर्दर जो है कंडेंस होकर लिक्विड में बदल देगा। अब यहाँ ये लिक्विड है, ये वेपर में चेंज हो रहा है। तो इस तरह से दोनों के बीच में एक प्रकार का इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया जाता है। यहाँ अगर मान लीजिए कि रिएक्टेंट ए है, ये बी है, ए बी रिएक्ट करके सी और डी बनाता है। इसी जगह हम लोग यहाँ पर दूसरी चीज़ देखते हैं कि टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, खासकर क्लास 11 के स्टैंडर्ड के हिसाब से इसमें 2 तरफ से दिया गया है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं एक एक करके। all particles are at rest. ओके, ये तो नॉर्मल फेनोमेना है कि जब कोई पार्टिकल्स है तो सभी रेस्ट ही रहेगा। एंड देयर इज़ नो मोशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर बिल्कुल स्टैटिक है तो सारे पार्टिकल रेस्ट में रहेंगे, आपस में उनकी कोई मूवमेंट नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट के रूप में रहेंगे, प्रोडक्ट्स के रूप में रहेंगे। जैसी स्थिति है वैसी बनी रहेगी। डायनामिक में क्या है कि चेंजेस अकर विद इन द मिक्सचर कीपिंग द टोटल कंपोजिशन द सेम। इसमें क्या है कि ओवरऑल कंपोजिशन तो सेम रहेगा लेकिन इंटरनली ये लोग चेंज होते रहेंगे।
जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स बन रहा है, अब जैसे मान लीजिए इसको ऐसे आप समझिए कि आफ्टर ऑल दो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट ए और बी, और दोनों के वज़न ये भी 1 kg है, ये भी 1 kg है, तो इसका जो टोटल मास होगा वो 2 kg होगा। कहने का मतलब है कि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, दो रिएक्टेंट्स की मात्रा और प्रोडक्ट्स में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है अमाउंट्स में, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग ये माने इसका जो है मेजरमेंट अगर निकालें तो ओवरऑल हमारे पास 2 kg है, तो 2 kg ही रहेगा। तो बाकी इसके इंटरनली ये चेंज होता रहेगा। तो यहाँ है कि चेंजेज अकर विद इन द मिक्सचर कीपिंग द टोटल कंपोजिशन द सेम। देखिए इसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस कम्स टू हॉल्ट। जब चूँकि ये स्टैटिक कंडीशन में है तो ना तो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा, ना ही प्रोडक्ट जो है फिर रिएक्टेंट करके प्रोडक्ट्स फिर डिसोसिएट होकर रिएक्टेंट बनाएगा। मतलब एक तरह से ये हॉल्ट वाली कंडीशन में रहेगा। द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर गोइंग ऑन विद द सेम रेट। इसमें दोनों मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो, और अगर प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट बन रहा है, तो इनके रेट जो हैं वो आपको सिमिलर होगा सिमिलर। अब आ जाइए, कह रहा है कि इट ऑफन अप्लाइड इन अ मैकेनिकल कॉन्टेक्स्ट रादर दैन केमिकल कॉन्टेक्स्ट। जनरली हम लोग इसको मैकेनिकल कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। मैकेनिकल आप इस तरह से समझें कि इसमें कोई रिएक्शन हम लोग इन्वॉल्व नहीं करवाते हैं, सिर्फ कंपाउंड के कंपोजिशन, वेट, इन सब को मेजर कर लेते हैं। दैट्स वाई इट्स रिटन ओवर हियर अ वर्ड मैकेनिकल। यहाँ देख रहे हैं कि इट इज़ मोर ऑफन डिस्कस विद इन द केमिकल कॉन्टेक्स्ट। डायनामिक है, एक डायनामिक बहुत अच्छे से यहाँ दिया भी हुआ है कि स्टैटिक में देखिए कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम जैसे सी सौ का हुआ, सी सौ में बैठ के बिल्कुल बराबर बराबर का हिसाब चल रहा है ना कोई दाएं तरफ झुक रहा है ना कोई बाएं तरफ। और यहाँ देखिए डायनामिक इक्विलिब्रियम में है कि अगर ये ऊपर की ओर जा रहे हैं तो नीचे से सीढ़ी अगर नीचे की ओर आ रही है ना, एक तरह से दोनों ने इक्विलिब्रियम बना रखा है। इसकी जो स्थिति है वो बीच में एज इट इज है। यहाँ पे पानी बकेट में भर रहा है एक कंटेनर में, और साथ में यहाँ से पानी निकल भी रहा है, तो जितना आ रहा है उतना बाहर जा रहा है। इट इज़ अ काइंड ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जैसे फिजिकल प्रोसेसेस में किस तरह से कौन कौन से कंपोनेंट्स भाग लेते हैं और उनके बीच में इक्विलिब्रियम होता है। जैसे देखिए तो मोड इसमें जो ज़्यादातर आपको एग्जांपल्स वगैरह जो मिलेंगे उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए आप यहाँ पे जैसे इक्विलिब्रियम इन द फिजिकल प्रोसेस में द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल आर फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। फेज, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर सॉलिड से गैस, ये सभी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड बन गया, एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे, लिक्विड से गैस बन गया और सॉलिड से गैस बन गया। तो सॉलिड से गैस, फिर उसका सॉलिडिफिकेशन, ये जो सब्लिमेशन वगैरह का पोर्शन है उससे रिलेटेड है। आइए अब देखिए सॉलिड लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम, ये पहला वाला जो पॉइंट है सॉलिड लिक्विड, हम लोग इसको देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो इक्विलिब्रियम है ये किस तरह से बन रहा है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे देखिए वाटर जो है सॉलिड है और जब ये मेल्ट कर गया तो ये लिक्विड बन गया, एक तरह से इसका फिजिकल फॉर्म में चेंजेज आ गया। तो यहाँ देखेंगे कि जैसे आइस हो गया, वाटर हो गया, केप्ट इन द परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क। देखिए रिएक्शन में थर्मस फ्लास्क जो है एक प्रकार से थर्मोडायनेमिक्स से आपको बताया गया है कि ये एक प्रकार का एडियाबेटिक प्रोसीजर माना जाता है। इसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग थर्मस फ्लास्क का एग्जांपल लेते हैं। कह रहा है कि आइस एंड वाटर को परफेक्टली जो है अगर इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क में हम लोग रख देते हैं जहाँ हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है सराउंडिंग के साथ, और जनरली 273 के यानी ये 0 डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर इन इक्विलिब्रियम, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों पे बराबर का ही लग रहा है। तो जैसे देखिए वाटर सॉलिड है, इसका लिक्विड में बनना, फिर लिक्विड से अगर टेम्परेचर कम कर देते हैं तो फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना। यहाँ देखेंगे कि द मास ऑफ आइस एंड वाटर डू नॉट चेंज विद द टाइम एंड टेम्परेचर रिमेन द कांस्टेंट। कहने का मतलब है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो आइस और वाटर जो है
वो समय के साथ नहीं बदलता है जब तक कि टेम्परेचर नहीं हम लोग ऊपर नीचे चेंज करें। जैसे बर्फ़ है तो वो बर्फ़ ही बना रहेगा जब तक कि उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से हम लोग ऊपर नहीं बढ़ा देते हैं, और लिक्विड जो है लिक्विड ही रहेगा जब तक कि उसका हम लोग 0 डिग्री या 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं ले आते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको दिख भी रहा है। जैसे आइस है और वाटर है, तो आइस ऊपर और वाटर 0 डिग्री पर है। अब देखिए, बिकॉज रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम आइस इनटू वाटर and of reverse transfer from water into ice are equal at atmospheric pressure and 273 K। मतलब वाटर जो है वाटर ही रहेगा, आइस जो है आइस ही रहेगा। अगर जो है नॉर्मल मतलब उस पर जो बर्फ़ और पानी दोनों पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सेम है, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 बार के इक्विवेलेंट है, और टेम्परेचर आपका 273 K है जो कि 0 के बराबर होता है। तो अगर इस तरह से है तो दोनों के बीच में जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम जो सेकेंड पोर्शन था। अब जैसे देखिए, आइस एंड वाटर, वो पिछला ही टॉपिक से कंटिन्यू है। आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम ओनली एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, जैसा बताया जा चुका है। फॉर एनी प्योर सब्सटेंस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द टेम्परेचर एट विच the solid and liquid phases are at equilibrium is called normal melting point and normal freezing point of the substance। इस पॉइंट को आप जान रहे हैं कि हम लोग भाई नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं। तो ये आगे भी काम आएगा, ये जस्ट एक प्रकार का डेफिनेशंस हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जिस टेम्परेचर पे देखिएगा, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज दोनों इक्विलिब्रियम में हो, इसको नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और अगर बर्फ़ में हो तो उसको नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। द सिस्टम हेयर इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम वी कैन इन्फर द फॉलोइंग। जब डायनामिक में हो तो हम लोग फॉलोइंग पॉइंट्स को उससे डिड्यूस कर सकते हैं, जैसे बोथ द अपोजिंग प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली, मतलब लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना और सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। बोथ द प्रोसेसेस बोथ अपोजिंग प्रोसेसेस अकर साइमल्टेनियसली, दोनों एक दूसरे को मेंटेन किया हुआ है, बैलेंस में रखे हुआ है, चेक एंड बैलेंस वाला हिसाब है ये। एंड बोथ द प्रोसेस अकर्स एट द सेम रेट सो दैट अमाउंट ऑफ आइस एंड वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये दोनों प्रोसेस जो है सेम रेट से चल रहा है, इसीलिए आइस अपनी स्थिति को मेंटेन किया हुआ है और वाटर जो है अपनी स्थिति को मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट्स को और देखेंगे, जैसे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। यहाँ पर देखिए एक प्रकार से ये बनाया गया है एक्सपेरिमेंट, जो अभी आपको एक्सप्लेनेशन के द्वारा हम लोग इसको शो करेंगे आपको। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है कि एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स कैरिंग यू ट्यूब विद अ मरकरी, दैट्स अ मैनोमीटर। देखिए एयर प्रेशर वगैरह को मेजर करने के लिए हो रहा है यहाँ पे। देखिए एक तरह से एक एपरेटस बना हुआ है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट का एक ही पर्पस है ताकि आप अंदर से कुछ देख सकें। और यहाँ एक ट्यूब लगा दिया गया है और इसमें ये क्या है ना, मरकरी Hg को जो है फिल कर दिया गया है, ताकि Hg को फिल कर देने से क्या होता है, आप मतलब ये एक प्रकार से ब्लॉकेज का काम करेगा, और अगर अंदर से कोई एयर वगैरह कुछ प्रेशर बढ़ेगा तो फिर ये इसको ऊपर नीचे करेगा। तो यहाँ देखिए इसमें इसके अंदर में क्या डाल दिया गया है कि ड्राइंग एजेंट लाइक एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, इसका मतलब ये वाटर वेपर वगैरह कोई भी चीज़ अगर मौजूद है तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। मतलब इसका यही सिग्निफिकेंस है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, या मान लीजिए फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी डाल दिया, P2O5 होता है। ये भी एक प्रकार से ड्राइंग एजेंट है। इसका मेन काम है कि एयर में जो वाटर के मॉइस्चर्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेना, ताकि अंदर में वाटर के मॉइस्चर्स ना रहें और जो रहे वो बिल्कुल गैस रहे। आफ्टर रिमूविंग ए ड्राइंग एजेंट, तो जैसे ही हमने इसमें ड्राइंग एजेंट डाल दिया तो देखिए इसके जो लेवल्स हैं ना, ये बिल्कुल बराबर बराबर है। जितना यहाँ पे इसका लेवल है, देखिएगा गौर से, ये जो लेवल है वही लेवल इसका भी है। तो एक तरह से लेवल मरकरी की यहाँ बराबर है। लेकिन मान लीजिए कि इसमें से एनहाइड्रस को हटा के जो ड्राइंग एजेंट है, हम लोगों ने इसमें क्या किया कि पेट्री डिश डाल दिया। एक पेट्री डिश
एक छोटा सा बर्तन टाइप से है। तो यहाँ हम लोगों ने इसको डाल के इसके अंदर में पानी डाल दिया, तो पानी वाटर इसमें डाल दिया। तो वाटर क्या है कि वोलेटाइल है और ये इवेपोरेट हो रहा है। तो इवेपोरेट हो रहा है तो इट कॉजेज सर्टेन प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ दिस वेरी कंटेनर। ये जो कंटेनर है इसके वॉल पे ये सर्टेन प्रेशर डायर करेगा। तो देखिए जो प्रेशर डायर करेगा तो ये जो ऊपर की ओर जो मतलब वोलेटाइल वाटर के मॉलिक्यूल्स जो जाएंगे तो ये फाइनली जो है इस नली में भी प्रेशर क्रिएट करेगा, और प्रेशर क्रिएट करने के कारण क्या होगा कि मरकरी जो है ये मरकरी इस तरफ से राइज कर जाएगी, थोड़ी सी राइज कर जाएगी तो और राइज कर जाएगी, जिसको हम लोग फाइनली मेजर करेंगे। तो यहाँ जो ये जो दिखाया जा रहा है आपको एक प्रकार से अपरेटस, इसका यही एक सिग्निफिकेंस है। देखिए, आफ्टर रिमूविंग द ड्राइंग एजेंट, पेट्री डिश कंटेनिंग वाटर इज क्विकली प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स, ताकि पानी इवेपोरेट हो सके। अब एक ऑब्जर्वेशन है, इट विल बी ऑब्जर्व दैट मर्करी लेवल इन राइट लिम्बो ऑफ द मैनोमीटर स्लोली इंक्रीजेज एंड फाइनली अटेन अ कांस्टेंट वैल्यू, दैट is the pressure inside the box increases and reaches as a constant value। देखिए, जो मेरा मेन कहने का था कि पहले तो अंदर के सारे एयर्स को हटा लिया गया, खासकर जो मॉइस्चर थे उनको हटा लिया गया, फिर जल्दी से इसमें वाटर डाल दिया गया। वाटर जो वेपोराइज हुआ तो वो एक प्रेशर को क्रिएट किया, और प्रेशर क्रिएट करने के कारण जो है इसके अंदर का मरकरी ऊपर की ओर राइज कर गया, ठीक है, और राइज करने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू पे आके रुक गया। ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ अ वाटर इन द ग्लास डिक्रीजेज। अब इसमें जो वाटर का वॉल्यूम लिया, ये वेपराइज होने के कारण, वोलेटाइल होने के कारण इसमें वाटर की वैल्यूज़ कम गई, बड़े अमाउंट कम गया। तो एक प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक सर्टेन लेवल पर ये लिक्विड और वेपर, लिक्विड जो है वेपर के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, और जिसके कारण इसके अंदर का इंटरनल प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर को हम बढ़े हुए प्रेशर को हम लोग इस मैनोमीटर से मेजर कर सकते हैं। आइए इस पॉइंट पे हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करें। इनिशियली देयर वाज नो वाटर वेपर less inside the box. As the water evaporated, the pressure in the box increased due to addition of water molecule into the gaseous phase inside the box. जैसे जैसे वाटर इवेपोरेट हुआ तो ये अंदर में जो है उसके प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, जो फाइनली मरकरी को राइज कर दिया। एट द सेम टाइम वाटर वेपर कंडेंसेस टू लिक्विड, और फिर जब वाटर वेपर लिक्विड में कंडेंस हो जाएगा, फाइनली इट लीड टू एन इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हेन देयर इज़ नो नेट इवेपोरेशन। अब जैसे मैंने बताया कि इवेपोरेट होकर गैसेस के प्रेशर को बढ़ा दिया, लेकिन जब वो गैसेस मॉलिक्यूल फिर से कंडेंस होकर लिक्विड में आ जाते हैं तो लिक्विड और गैस का के बीच में एक प्रकार से आप कहें कि इक्विलिब्रियम जो है सो मेंटेन हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द गैसेस इन state into the liquid state also increases till equilibrium is attained। जैसे इसको देखिए कि rate of evaporation is equal to rate of condensation, मतलब जितने से ये ऊपर में ये इवेपोरेट हो रहा है, वाटर वेपर बन रहा है, उसी रेट से ये कंडेंस होके फिर से वाटर में बन रहा है। मतलब H2O liquid that converts into H2O vapor, and finally that H2O vapor once again being condensed to the H2O liquid. So a sort of equilibrium is attained in this very process। अब आइए थोड़ा और इसको देखें हम लोग डिटेल्स में कि at equilibrium pressure exerted by water molecule at a given temperature remains constant, and it is called equilibrium vapor pressure of water or just vapor pressure of water। Vapor pressure of water increases with the temperature। स्वाभाविक आप लोग भी देखते होइएगा कि जब हम लोग पानी गर्म करते हैं या कुछ करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। जैसे कैसे प्रेशर कुकर में आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर को ही इंक्रीज करने के कारण प्रेशर कुकर का प्रेशर बढ़ जाता है और कुकिंग जल्दी हो जाती है। डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। देखिए, हर लिक्विड की अलग अलग वोलेटिलिटी रेट होता है, तो उसके अनुसार से उसका जो इक्विलिब्रियम स्टेट होगा वो ही अलग अलग होता है। इस चीज़ को थोड़ा समझना होगा। देखिए, डिफरेंट अब है लिक्विड विच हैज़ हायर वेपर प्रेशर
इज़ मोर वोलेटाइल एंड हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। स्वाभाविक है कि जो लिक्विड बहुत तेज़ी से हवा में उड़ जाता है तो वो जितनी ज़्यादा वो वेपर प्रेशर क्या है बेसिकली जो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं उनके जो अपर लेयर के जो मॉलिक्यूल्स ऊपर में इवेपोरेट होते हैं और कंटेनर पे प्रेशर डाल के फिर से जो है वो लिक्विड के लेयर पे प्रेशर डालते हैं, दैट इज़ द वेपर प्रेशर। अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड है तो वोलेटाइल लिक्विड ज़्यादा होने के कारण जब उसके मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर इवेपोरेट होंगे तो वो फाइनली जो है कंटेनर से टकरा कर उस पर प्रेशर डालेंगे। अब मान लीजिए पानी और पेट्रोल की हम डालते हैं तो मैं मान रहा हूँ कि पेट्रोल इज़ मोर वोलेटाइल सो इट कॉजेज अ मोर वेपर प्रेशर इन कंपैरिजन टू द वाटर बिकॉज ऑफ इट्स वोलेटिलिटी। नाउ कम्स हियर, एक पॉइंट को ध्यान देना है कि लिक्विड विच हैज़ हायर वेपर प्रेशर इज़ मोर वोलेटाइल एंड हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। स्वाभाविक है कि अगर वोलेटाइल ज़्यादा होगा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगे क्योंकि उसको बॉयल करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए कि अब मिथाइल अल्कोहल जो है ये 64.7 डिग्री सेल्सियस है, एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस और ईथर तो मात्र 34.6 डिग्री सेल्सियस में ही ये हो जाता है, बॉयल हो जाता है, इवेपोरेट होने शुरू हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि सबके अलग अलग टेम्परेचर्स है और सबके अलग अलग वेपर प्रेशर्स भी हैं। यहाँ देखिए फिर उसी को कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। देखिए टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड अपॉन, अब देखिए टाइम जो है एक कंप्लीट इवेपोरेशन जब हो रहा है तो एक लिक्विड का तो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तो है कि पहला तो नेचर ऑफ लिक्विड, इसका कैसा केमिकल बॉन्डिंग है, किस तरह के ये लिक्विड्स हैं, द अमाउंट ऑफ लिक्विड, कितना आपने अमाउंट लिया है। जैसे मान लीजिए आप ऐसे समझिए कि अगर हम लोग 2 चम्मच वाटर लेते हैं, 2 स्पून्स जस्ट धरिए कि 1 to 2 ग्राम के आसपास, और कहीं हम लोग 1 लीटर यानी 1 kg के आसपास में अगर लिक्विड लेते हैं वाटर, तो फिर उन दोनों के बीच में इवेपोरेशन का भी अलग अलग सिस्टम हो जाएगा। फिर द टेम्परेचर, यू नो टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेज द काइनेटिक मोशन ऑफ द मूविंग particles, so you need to be very conscious about the equilibrium when you are in equilibrium lesson related with the temperature, because temperatures increase and decreases causes a great difference in all chemical processes. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि when the watch glass is open to atmosphere, जब वॉच ग्लास जो उसमें इस वाले में हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा था ये वॉच ग्लास पेट्री डिश का, तो ध्यान दीजिएगा उसमें ऐसा है कि देखिए इसमें जब लिखा है कि when the watch glass is open to atmosphere rate of evaporation remains constant but the molecule are dispersed into large volume of the room। अब जैसे इसको ओपन में अगर हम लोग डाल देते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पड़ता है तो उसके कारण से ये कांस्टेंट होता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स आर डिस्पर्स इनटू लार्ज वॉल्यूम ऑफ द रूम, और मॉलिक्यूल्स जो है जल्दी जल्दी डिस्पर्स होके जो है वो जो रूम है जिस रूम में आप इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं तो वहाँ ये उसके पूरे एरिया में ये डिस्पर्स हो जाता है क्योंकि इसके अंदर में वोलेटाइल नेचर है। As a consequences, the rate of condensation from vapor to liquid state is much less than the rate of evaporation। तो वॉल्यूम बढ़े होने के कारण, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा रूम है ये, तो इसमें मान लीजिए कि जिसमें वाटर है तो वाटर तो इवेपोरेट हो जा रहा है, ठीक है, इवेपोरेट हो जा रहा है, वाटर इवेपोरेट हो जा रहा है, कंटेनर से टकरा भी रहा है, लेकिन इवेपोरेशन का रेट हायर है और कंडेंसेशन का रेट कम है। कारण ये है कि रेट ऑफ, देखिए यहाँ पे रेट ऑफ ये रेट ऑफ कंडेंसेशन इज लेस होने के पीछे कारण क्या है, लार्ज वॉल्यूम। क्या है, इनका जो लार्ज वॉल्यूम है, इस लार्ज वॉल्यूम के कारण जो रूम के लार्ज वॉल्यूम के कारण इनका रेट ऑफ कंडेंसेशन उतना हाई नहीं है। दीज आर द ओपन सिस्टम, इट्स नॉट पॉसिबल टू रीच इक्विलिब्रियम इन एन ओपन सिस्टम। ध्यान दीजिए, बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि रूम में क्या है कि जो लिक्विड्स हैं वो
ओपन सिस्टम में है जहाँ वो इवेपोरेट हो जा रहे हैं, लेकिन फिर ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा वो कंडेंस नहीं हो रहे हैं ड्यू टू द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द रूम। तो कहा जाता है कि द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है उसमें ओपन सिस्टम में अटेंड कर पाना डिफ़िकल्ट है। आइए नेक्स्ट में फिर से देखें कि वाटर एंड वाटर वेपर आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.03 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस इन अ क्लोज्ड वेसल्स। क्लोज वेसल में इतने पे इक्विलिब्रियम में आ जा रहा है ये। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस and 1.03 bar pressure. For any pure liquid at 1 atmospheric pressure 1.03 bar, the temperature at which the liquid and vapor are at equilibrium is called normal boiling point of the liquid. इस पॉइंट को फिर से देखेंगे कि for any pure liquid at 1 atmospheric pressure the temperature at which the liquid and vapor are at equilibrium, liquid and vapor are at equilibrium is called normal boiling point of the liquid. The boiling point at 1 bar pressure, the boiling point at 1 bar pressure is called standard boiling point. 1 bar pressure is slightly less than 1 atmospheric pressure. The normal boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस इस तरह से है, तो जैसे 273 और प्लस 100 को अगर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 373 के होता है। ये वही इसी चीज़ को बताया जा रहा है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ द 273 के। इट्स स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 99.6 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड, मतलब थोड़ा स्लाइटली कम हो गया, इसका मतलब यही हुआ। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही कारण है कि जब हम लोग माउंटेन के ऊपर जाते हैं तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, थोड़ा उसका कम जाता है, यानी कि कम ही टेम्परेचर में जो है लिक्विड बॉयल हो जाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कुक द फूड एट द माउंटेन। इट इज़ अ नॉर्मल क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम्स. It depends upon the altitude of a place. That's a high altitude. It's a high altitude. Then it depends upon the altitude of place. At high altitude, boiling point decreases. आइए यहाँ फिर से थोड़ा solid and vapor equilibrium. It's a kind of sublimation system where सॉलिड सबलाइम टू वेपर। ये हम लोगों ने शुरू से भी पढ़ा है, जैसे NH4Cl को, आयोडीन को डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट किए बिना ही हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सिस्टम विच सॉलिड सबलाइम सिस्टम सिस्टम वेयर सॉलिड सबलाइम टू वेपर फेज। When solid iodine, यहाँ आयोडीन का एग्जाम्पल लिया है, is placed in a closed vessel, after some time vessel get filled up with a वायलेट वेपर, क्योंकि आयोडीन का कलर वायलेट ही आएगा। एंड इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीजेज विद द टाइम, मीन्स सब्लिमेशन बढ़ रहा है जब टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं। आफ्टर सर्टेन टाइम इंटेंसिटी ऑफ कलर becomes constant and at this stage equilibrium is attained. Hence solid iodine sublimes to give iodine vapor and the iodine vapor condenses to give solid iodine. The equilibrium can be represented, देखिए यहाँ पे I2 solid से वेपर आ गया और वेपर से सॉलिड आ गया। अदर एग्जांपल जैसे कैम्फर का हुआ, कैम्फर भी जो है सॉलिड से वेपर में आ गया, वेपर से सॉलिड में आ गया। NH4Cl जिसका मैंने एग्जांपल लिया, ये भी सॉलिड से गैसेस में पहले हुआ, फिर वो कंडेंस होके डायरेक्ट सॉलिड में हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। तो अभी आप लोगों ने इसमें देखा कि हम लोगों ने रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में देखा, स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में देखा, इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेस के बारे में देखा। तो अब उसके बाद हम लोग फिर दूसरे टॉपिक्स में अलग अलग टॉपिक को देखेंगे। और इस लेसन को समझने के लिए इसको बार बार देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू।